नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने शक्ति एवं दाब को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम तरंग को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। साथ ही साथ हमारे सिलेबस में मेंशन ध्वनि संबंधी शब्दावली, जिसमें आयाम को, तरंग लंबाई को एवं तरंग की आवृत्ति को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं तरंग से, समझते हैं तरंग क्या होती है। तो देखिए, किसी माध्यम में, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तो किसी माध्यम में या फिर निर्वात में एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण जिन विक्षोभों से या जिन डिस्टरबेंसों से होता है उसे ही क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। तरंग के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और इसमें तरंग के कणों का कभी भी स्थानांतरण नहीं होता है। केवल और केवल जो तरंग है उससे ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो यदि 3 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है कि तरंग क्या है या तरंग पर टिप्पणी करने को कहा जाए, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि किसी माध्यम, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तथा निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण जिन विक्षोभों से या डिस्टरबेंसेस से होता है उसे ही क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। तरंग को हम और अच्छे से इसके गुणधर्मों से समझ सकते हैं। तो तरंग के विभिन्न गुणधर्म के बारे में हम समझते हैं और ये जो प्रश्न है ये 5 नंबर में पूछा जाता है। राइट, हो सकता है आपसे ध्वनि तरंग के गुणधर्म के बारे में पूछ लिया जाए कि ध्वनि तरंग के गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। तो प्रश्न एग्जाम में जो है या तो सीधा पूछा जाएगा कि तरंग के गुणधर्मों की तरंग के गुणधर्मों की चर्चा कीजिए, या फिर ध्वनि तरंग के गुणधर्मों की चर्चा कीजिए। राइट, अब एक चीज मैं आपको अभी बता देना चाहूंगा कि दरअसल जो तरंग है, तो हम यहाँ पर सभी प्रकार की तरंगें पढ़ेंगे और तरंगों में ही हम जो है यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ेंगे। फिर जो तरंगे हैं उसमें हम ध्वनि तरंग भी पढ़ेंगे। तो दरअसल हमारे यहाँ पर सिलेबस में जो मेंशन है वो है आयाम, आवृत्ति। राइट, आयाम तरंग लंबाई है, जिसको तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं, कंपन की आवृत्ति। तो ये किसी तरंग के बारे में भी पढ़ना है और चूंकि ये ध्वनि के टॉपिक में मेंशन है, इसीलिए आप जब भी परीक्षा में अगर इसी से संबंधित यदि सीधा प्रश्न पूछा जाए तो मैं यहाँ पर ध्वनि का रेफरेंस देते हुए भी आपको परिभाषा देता चलूंगा, ताकि अगर कभी पूछ लिया जाए कि ध्वनि का आयाम क्या है, ध्वनि के गुणधर्म क्या है, तो आप जो हम तरंगों को पढ़ रहे हैं उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर भी दे पाए। तो अब हम यहाँ पर तरंगों के गुणधर्मों को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, जिसमें पहला क्या हो जाएगा? देखिए, हम तरंग उत्पन्न कैसी होती है अगर उस पर बात करें तो तरंग कंपन करते हुए किसी स्रोत के द्वारा आवर्ती या पीरियोडिक विक्षेप के कारण ही क्या होती है? तरंग उत्पन्न होती है। तो कंपन करते स्रोत से जो आवर्ती विक्षोभ उत्पन्न होता है उससे ही तरंग क्या होती है? उत्पन्न होती है। तरंग का दूसरा सबसे बड़ी गुणधर्म ये है कि तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, परंतु कभी भी तरंग में तरंग के जो कण है उनका स्थानांतरण नहीं होता है और ना ही पदार्थ का होता है। तो तरंग में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ना कि पदार्थ का। तीसरा, जो तरंग है, तरंग जब संचरित होती है तो तरंग के संचरण में जो तरंग के कण है उनका कभी भी संचरण नहीं होता है। वो अपनी मूल स्थिति में ही क्या करते हैं? कंपन करते हैं, और मूल स्थिति में कंपन करने के कारण ही जो ऊर्जा है वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या होती है? स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पर आपको ये 2 चीजें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि कभी भी जो तरंग है, राइट, तरंग से हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और ना कि पदार्थ का। साथ ही तरंग के जो कण होते हैं वो अपनी मूल स्थिति में ही तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत ऊपर नीचे या फिर
आगे पीछे क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो तरंग के कण जो है वो कंपन करते हैं और इन्हीं कंपनों से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ना कि पदार्थ का। साथ ही तरंग की जो गति है वो माध्यम पर निर्भर करती है, अर्थात माध्यम ठोस है, द्रव है, गैस है, इस आधार पर तरंग की जो गति है वो प्रभावित होती है। साथ ही अगला जो बिंदु है कि जो तरंग की गति है वो तरंग स्रोत की गति या कंपन पर निर्भर नहीं करती है। तरंग जिस माध्यम में प्रोपोगेट हो रही है, क्योंकि देखिए तरंग जो है वो माध्यम के कणों के कंपन से ही क्या होती है, आगे बढ़ती है। इसीलिए माध्यम की जो प्रकृति होगी उसी के आधार पर जो है तरंग की गति भी निर्धारित होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे ध्वनि एक ऐसी तरंग है जिसकी गति ठोसों में सबसे अधिक होती है और गैसों में सबसे कम होती है। वही प्रकाश जो है, प्रकाश भी एक तरंग है, उसकी गति वायु में या निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है और जल में या कांच में कम होती है। तो तरंग की जो गति है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है और यह कभी भी तरंग स्रोत की गति या कंपन पर निर्भर नहीं करती है। साथ ही यदि किसी माध्यम में या किसी मीडियम में जो कणों के कंपन की गति है, राइट, वो एक समान है या माध्यम क्या होता है, एक समान होता है, समांगी होता है, तो तरंग की दिशा भी उस माध्यम में चारों दिशाओं में क्या होगी, एक समान होगी। तो ये हमने यहाँ पर तरंग के बहुत ही अच्छे से गुणधर्मों को पढ़ लिया है। अब हमने देखा है कि जो तरंग की गति है, तरंग की गति माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है और माध्यम की प्रकृति के आधार पर ही तरंगों को हम मुख्य रूप से दो भागों में या दो प्रकारों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो तरंगें माध्यम की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक हो जाएंगी यांत्रिक तरंगें जिनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं और दूसरी हो जाएंगी विद्युत चुंबकीय तरंगें, राइट। तो यहाँ पर यांत्रिक तरंगें या मैकेनिकल वेव्स हो जाएंगी और दूसरी हो जाएंगी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। तो माध्यम की प्रकृति के आधार पर तरंगें यांत्रिक तरंगें होंगी या कैसी होंगी, विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी। जो यांत्रिक तरंगें हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जो यांत्रिक तरंगें हैं उनमें एक हो जाएंगी अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरी हो जाएंगी अनुदैर्घ्य तरंगें। तो यहाँ पर जितनी भी तरंगें हैं इनसे 3 नंबर में परिभाषा पूछी जा सकती है या फिर 5 नंबर में किसी भी एक तरंग के बारे में कि यांत्रिक तरंगें क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, या अनुदैर्घ्य तरंगें क्या है, उदाहरण सहित इसकी विवेचना कीजिए, इत्यादि के जो प्रश्न हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। तो तरंगें माध्यम की प्रकृति के आधार पर यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय होती हैं। वहीं जो यांत्रिक तरंगें हैं फिर वो तरंग संचरण की दिशा एवं कणों के कंपन होने की दिशा के आधार पर अनुप्रस्थ तरंगें एवं अनुदैर्घ्य तरंगों में विभाजित की जा सकती हैं, जिनको हम एक एक करके क्रमवार तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हो जाएंगी यांत्रिक तरंगें या जिनको क्या कहा जाता है, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं समझते हैं। देखिए ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी ना किसी माध्यम अर्थात ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है, उन तरंगों को क्या कहा जाता है, यांत्रिक तरंगें कहा जाता है। अर्थात ये तरंगें माध्यम ना होने पर इनका संचरण संभव नहीं हो पाता है, तो उन तरंगों को क्या कहा जाता है, यांत्रिक तरंगें कहा जाता है, राइट। और ये जो यांत्रिक तरंगें हैं ये ठोस, द्रव या गैस में क्या हो सकती हैं, संचरित हो सकती हैं। तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, की आवश्यकता होती है, उनको यांत्रिक तरंगें कहते हैं। और ये तरंगें जो यांत्रिक तरंगें हैं ये माध्यम में, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस में संचरित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्वनि तरंग हो जाएगी, राइट। ध्वनि तरंग एक ऐसी तरंग होती है जो कि माध्यम होने पर ही संचरित होती है। इसीलिए कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि दो अंतरिक्ष यात्री
चंद्रमा पर या फिर वायु या फिर अंतरिक्ष में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर और अंतरिक्ष में ना तो ठोस माध्यम होता है, ना द्रव और ना ही गैस। भाई अंतरिक्ष में या चंद्रमा पर क्या है? निर्वात है, और निर्वात में ये तरंगे संचरित हो ही नहीं सकती हैं। इसीलिए चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यात्री आपस में बातचीत नहीं सुन सकते हैं या नहीं कर सकते। हालांकि अगर उन्होंने फिर वो जो स्पेस सूट पहना है और माइक्रोफोन पहना है तो उससे तो वो बात कर सकते हैं, लेकिन बगैर स्पेस सूट के दो व्यक्ति या दो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए या तो ठोस माध्यम या द्रव या लिक्विड माध्यम होना ही चाहिए। उसी आधार पर दूसरी क्या हो जाएंगी? भूकंपीय तरंगें हो जाएंगी, और तीसरी हो जाएंगी यहाँ पर क्या? जल तरंगें। राइट, जल तरंगों के संचरण के लिए जल माध्यम होना आवश्यक है। वैसे ही भूकंपीय जो तरंगें हैं इनके संचरण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ये जो यांत्रिक तरंगें हैं इनके जो संचरण के माध्यम के दो है, जो माध्यम के दो गुणों पर निर्भर करता है। तो किसी भी माध्यम में अगर माध्यम कैसा है? प्रत्यास्थ है, और माध्यम का जड़त्व क्या है? तो माध्यम के प्रत्यास्थता और माध्यम के जड़त्व के आधार पर इन यांत्रिक तरंगों का जो संचरण है वो माध्यम पर क्या करता है? निर्भर करता है। राइट। अब जो यांत्रिक तरंगें हैं इनको हम पुनः कितने भागों में? दो भागों में या दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। दरअसल कोई भी तरंग है, जैसे तरंग संचरण की दिशा क्या हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी, और तरंग के जो कण है, राइट, उनकी दिशा या तो क्या होगी? ऊपर नीचे होगी। राइट, जैसे ये कण है, ये कण या तो इस तरीके से ऊपर नीचे क्या होंगे? कंपन करेंगे, या फिर कणों की जो दिशा है वो कैसी होगी? इस तरीके से होगी। तो किसी भी माध्यम में, राइट, तो किसी माध्यम में तरंगों के संचरण की दिशा तथा उस माध्यम में कणों के कंपन होने की दिशा के आधार पर तरंगों को दो भागों में जो है, तरंगें दो प्रकार की होती हैं। जैसे एक हो जाएंगी अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरी हो जाएंगी अनुदैर्घ्य तरंगें हो जाएंगी। राइट, अब इन दोनों तरंगों को हम समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगें। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनकी संचरण की दिशा माध्यम के कणों के कंपन होने की दिशा के क्या होती है? लंबवत होती है। उन तरंगों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। या इनको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि माध्यम के घटक या कण तरंग संचरण दिशा की लंबवत कंपन करते हैं तो इन तरंगों को ही क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ये यहाँ पर अब से मैं यहाँ पर जो पीपीटी में जो जगह बची की उसमें आपको डायग्राम बताऊंगा, ताकि मुख्य परीक्षा में भी आप इस तरीके का डायग्राम बना सकें। जैसे ये एक जो है तरंग हो जाएगी। अब जैसे हमने मान लिया कि ये क्या हो जाएगी? यहाँ पर तरंग की दिशा हो जाएगी। राइट, तरंग की दिशा हो जाएगी। और चूंकि अगर आप समझें तो तरंग के संचरण की दिशा क्या है? इस तरीके से। एक तरीके से जो तरंग है, राइट, तरंग क्या है? इस दिशा में जा रही है, लेकिन इसके जो कण है वो आप देखिए इस तरीके से जो कण है वो कभी ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाकर ये जो कण है ये क्या हो रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। राइट, और कभी नीचे आ रहे हैं तो ये कभी कण जो है क्या हो जाएंगे? ऊपर की ओर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कण है, कणों की अगर आप देखें तो कण कैसे कंपन कर रहे हैं? इस तरीके से। या आप सीधा समझो, जैसे ये जो मेरा हाथ है ये क्या है? तरंग। ये तरंग के संचरण की दिशा है, तो इसमें जो कण है वो इस तरीके से क्या है? कंपन कर रहे हैं, और इस तरीके से जो तरंग है वो क्या है? आगे बढ़ रही है। या फिर अगर हम देखें उदाहरण करके, जैसे एक तरफ आपने क्या किया? रस्सी को बांध दिया, और दूसरी तरफ से अगर आप रस्सी को पकड़ के,
राइट, आपके दोनों हाथों से रस्सी को पकड़कर आप क्या करेंगे, इस तरीके से झटका मारेंगे तो रस्सी में भी क्या होगी, इस तरीके से तरंग क्या होंगी, बनेंगी। या जल में आप पत्थर फेंक दें तो जल में भी क्या होंगी, जहां पे पत्थर गिरता है, जैसे ये एक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जलाशय हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पत्थर फेंकेंगे इस तरीके से इसमें क्या होंगी, लहरें बनती हैं, तो ये भी क्या कहलाती हैं, इस तरीके से यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। अर्थात इसमें माध्यम के जो कण है, जैसे ये तरंग संचरण की क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी, राइट। और माध्यम के कणों की दिशा कैसी है, यहाँ पर, तो ये इस पर क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो कुल मिलाकर अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनकी संचरण की दिशा माध्यम के कणों के कंपन होने की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है। तो उन तरंगों को ही क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगें कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये जो तरंगें हैं ये सुरंग एवं गर्त के रूप में क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं, राइट। और इसमें से जो सुरंग है, राइट, कण जो है, कोई सा भी कण अपनी माध्य स्थिति से, राइट, कोई भी कण है वो अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितनी दूरी पर क्या होगा, एक मिनट यहां पर, हाँ, अब देखिए यहां पर जो माध्य स्थिति का जो ऊपरी वाला भाग है, राइट, मध्यमान स्थिति से एक और अधिकतम विस्थापन, और कौन सा वाला, ऊपर को। तो जो अधिकतम विस्थापन ऊपर की ओर, इस बिंदु को क्या कहा जाता है, सुरंग कहा जाता है, या इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। और दूसरी ओर अधिकतम विस्थापन, या जिसको नीचे की ओर कहते हैं, नीचे की ओर जो विस्थापन होता है उसको क्या कहा जाता है, गर्त कहा जाता है, ट्रफ कहा जाता है, राइट। तो ये जो तरंगें हैं ये सुरंग एवं गर्तों के माध्यम से क्या होती हैं, आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो ये तरंगें सुरंग एवं गर्तों के रूप में आगे संचरित होती हैं। तो यहाँ पर ये दो चीजें आपको याद रखनी है, राइट, कि अनुप्रस्थ तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनकी संचरण की दिशा माध्यम के कणों के कंपन होने की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है, उनको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये तरंगें जो है सुरंगों एवं गर्तों के रूप में आगे बढ़ती हैं। जब ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन होता है तो उस बिंदु को सुरंग कहते हैं, और दूसरी ओर नीचे की ओर विस्थापन होता है उस बिंदु को गर्त कहते हैं। और जो सुरंग और गर्त है ये संचरण के साथ में क्या होते हैं, संचरण की तरंग संचरण की दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं, राइट। अब ये जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं ये कहां से उत्पन्न होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगें हमेशा ऐसे माध्यम से उत्पन्न की जाती हैं जिनमें क्या होती है, दृढ़ता होती है। यदि किसी माध्यम में दृढ़ता होगी या रिजिडनेस होगी तो वहां पर अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं। यही कारण है कि जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं ये ठोसों में संचरित होती हैं, राइट। साथ ही तनाव युक्त जो डोरियां हैं, ऐसी डोरियां जिनमें तनाव है, अगर डोरी ढीली है तो वहां पर जो है अनुप्रस्थ तरंगें नहीं होगी। तो ठोसों में तनाव युक्त जो डोरियां हैं उन पर तथा द्रव के पृष्ठ पर जो है अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं एवं संचरित होती हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं इनका प्रोपोगेशन या संचरण कभी भी द्रव में एवं गैसों में नहीं हो सकता है। तो क्लियर हुआ, अनुप्रस्थ तरंगें ठोसों में, तनी हुई डोरों में, जल की सतह के पृष्ठ पर संचरित होती हैं एवं उत्पन्न हो सकती हैं। ये कभी भी द्रव में एवं गैसों में इनका संचरण संभव नहीं है। उदाहरण के तौर पर क्या हो जाएंगी, जल तरंगें हो जाएंगी, और भूकंपीय क्या हो जाएंगी, एस तरंगें हो जाएंगी, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा अलग से इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूँगा कि दरअसल हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसमें इन भूकंपीय एस तरंगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल वैज्ञानिकों को नहीं पता था कि हमारे धरातल के नीचे कितनी मात्रा में खनिज है, कितनी मात्रा में गैस है, कितनी मात्रा में लिक्विड माध्यम है। लेकिन जब हमारे धरातल पर, जैसे अगर हम निकालें यहाँ पर हमारी पृथ्वी की एक स्लाइस की अगर हम बात करते हैं ये,
तो पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी की एक स्लाइस है, राइट, एक भाग, इसको क्या कहा जाता है? भूपर्पटी कहा जाता है, राइट। फिर क्या हो जाएगी? ये मेंटल हो जाएगी और निचली जो हो जाएगी क्रूड। तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में इन भूकंपीय तरंगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल हमारी जो भूपर्पटी है, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, मेंटल और क्रूड, इनमें कितना लिक्विड है, कितना गैसेज है और कितनी खनिज अवस्था है, इनका पता हमको जो भूकंपीय एस तरंगे हैं उससे ही पता चला है। जब इनको भूपर्पटी से प्रोपोगेट किया गया तो ये भूपर्पटी में भी संचरित हुई, राइट, फिर मेंटल में भी इनका संचरण हुआ, लेकिन जो क्रोड है, क्रोड के एक भाग में इनका संचरण नहीं हुआ। दरअसल जो ऊपरी कोर है उसमें एस तरंगे क्या हो गई? गायब हो गई, और इन्हीं एस वेव्स के गायब होने की वजह से ही ये सिद्धांत है कि जो नीफे परत है, राइट, वो कैसी है? तरल अवस्था में है। तो हमारी कोर का जो ऊपरी भाग है वो तरल अवस्था में है, और इसकी जानकारी हमें भूकंपीय एस तरंगों के कारण ही पता चल सकी, राइट। चलिए अब दूसरी प्रकार की तरंगों को पढ़ते हैं। जो कौन सी तरंगे हो जाएंगी? अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएंगी। देखिए, अनुदैर्घ्य तरंगें वे तरंगे होती हैं जिनके संचरण की दिशा माध्यम के कणों की दिशा के समांतर होती है। उन तरंगों को ही क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि यदि माध्यम के घटक या कण तरंग संचरण की दिशा में या तरंग संचरण के समांतर कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर आपको फिर से डायग्राम बनाता हूँ, राइट। जैसे ये एक कोई क्या हो जाएगी? कण हो जाएगी। तो यहाँ पर अब देखिए, ये तरंगे ऐसी तरंगे हैं, राइट, जिनमें जो माध्यम के कण हैं वो क्या होते हैं? आगे पीछे। आगे पीछे का मतलब क्या हुआ कि इनमें जो कण कंपन करते हैं, उसमें कणों के कंपन करने की दिशा क्या होती है? इस तरीके से होती है। यहां पर ये इकट्ठे हो गए, फिर क्या हो गए? फैल गए, राइट। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा? इकट्ठा भाग हो जाएगा। ये फिर इधर विरलन हो गया, ये क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, ये फैल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें जो कण है वो इस तरीके से क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से चिपक रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहे हैं? ये दूर दूर हो रहे हैं। यहाँ पर फिर क्या है? ये इस तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं, और यहाँ पर फिर इनका क्या हो रहा है? विरलन हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तरंग संचरण की जो दिशा है, देखिए ये तरंग संचरण की दिशा है, तो तरंग भी इसी दिशा में जा रही है, राइट। और माध्यम के जो कण है वो अब ऊपर नीचे ना जाकर कैसे? इस तरीके से, राइट। यहाँ पे इकट्ठे हो गए और यहाँ पे क्या हो गए? दूर हो गए, फिर इकट्ठे हो गए और फिर क्या हो गए? दूर हो गए। अर्थात माध्यम के कण भी इस तरीके से आगे पीछे हो रहे हैं, और तरंग भी क्या हो रही है? आगे की ओर बढ़ रही है। तो इस तरंग को ही क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और मेरे दो फेवरेट एग्जाम्पल, जिनको अगर आपने एक बार याद रख लिया तो सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ पर आप सीधा याद रखो इनको, सर्प तरंगे या स्नेक, राइट। सबसे अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा कि सांप एक ऐसा जंतु है जो कि हमेशा लहरा कर ही क्या होता है? चलता है, राइट। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो सांप के रूप में चलती हैं। कैसे? समझिए, अगर सांप इस दिशा से इस ओर जा रहा है तो वो इस तरीके से लहराता हुआ जाएगा। मतलब सांप की डायरेक्शन भी यही है, वो सीधा नहीं जा रहा है। सांप क्या करता है? लहराकर आगे बढ़ रहा है, राइट। और इनके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है केंचुआ, राइट। अब आपने देखा होगा कि जो केंचुआ होता है वो क्या करता है? आगे बढ़ता है, तो वो एक जगह पर क्या होगा? अपने शरीर को पूरा इकट्ठा करेगा दो जगह पे, राइट। और फिर क्या करेगा? वो अपने शरीर को फैला देगा, राइट।
तो पहले क्या करेगा, वो अपने शरीर को इकट्ठा करता है, फिर अपने शरीर को क्या कर देता है, फैला देता है। और विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो वो आधा आधा भी बढ़ता है। जैसे ये उसका शरीर है तो उसने इतना एक भाग जो है अपना इकट्ठा कर लिया, फिर अगली कंडीशन में क्या होगा कि वो इतने भाग को क्या करेगा, लंबा कर देगा, और इस भाग को जो है पिछला वाला भाग इसको क्या कर लेगा, सिकोड़ लेगा। तो केंचुआ क्या होता है, ऐसे ही चलता है। वो पहले अपने आप को इकट्ठा करेगा, फिर फैला देगा, फिर अपने आप को शरीर को इकट्ठा करता है, फिर फैला देता है। तो जैसे केंचुआ आगे बढ़ता है अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, और जैसे सांप आगे बढ़ता है अनुप्रस्थ तरंगे हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें ये जानकारी मिल चुकी है कि वे तरंगे जिनके संचरण की दिशा माध्यम के कणों के कंपन होने की दिशा के क्या होती है, समांतर होती है। अर्थात ये तरंग संचरण की दिशा है और माध्यम के कणों के कंपन होने की दिशा भी क्या होती है, यही होती है, या माध्यम के कण जो है वो तरंग संचरण की दिशा के समांतर ही होते हैं। तो उस तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अब विशेष बात यहां पर यह है कि जो अनुदैर्घ्य तरंग है ये संपीड़न एवं विरलन के रूप में आगे बढ़ती है, राइट। हमने देखा था कि जो अनुदैर्घ्य तरंग थी वो श्रृंग एवं गर्त के रूप में आगे बढ़ रही थी, वैसे ही ये जो तरंग है ये संपीड़न एवं विरलन। अब जहां पर जो तरंग है, तरंग के कण क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वो स्थिति क्या कहलाती है, संपीड़न कहलाएगी। और जहां पर ये जो फैल जाता है ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगा, विरलन कहलाएगा, राइट। तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, विरलन हो जाएगा। तो अनुदैर्घ्य तरंगों के संचरण में माध्यम के कण जहां सामान्य की अपेक्षा क्या होते हैं, पास पास होते हैं, ये पास पास हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, संपीड़न होगा। और जहां पर सामान्य की अपेक्षा दूर दूर होते हैं वो क्या हो जाएगा, विरलन हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर ये भी याद रखें कि संपीड़न के स्थान पर माध्यम का जो दाब है एवं घनत्व है ये सामान्य की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा, तभी तो माध्यम के कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और विरलन में, विरलन के स्थान पर जो माध्यम का दाब है और घनत्व है वो सामान्य की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, राइट। अनुदैर्घ्य जो तरंगे हैं वो संपीड़न या विकृति दाब से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। चलिए अब ये जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं इनका हम प्रोपोगेशन देखते हैं कि ये किन किन माध्यमों में संचरित हो सकती हैं। तो जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं ये ठोसों में, राइट, ठोसों में, और ठोसों के साथ साथ तरल, और तरल में भी क्या हो जाएगा, द्रव एवं गैस। अर्थात जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में क्या होती हैं, संचरण कर सकती हैं, राइट। जैसे अगर हम देखें तो जो स्टील है, स्टील में अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे दोनों प्रकार की जो तरंगे हैं वो संचरित हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो ठोस माध्यम में या तनी हुई डोरी में या जल की जो ऊपरा पृष्ठ है उसमें संचरित हो सकती हैं। तो स्टील वो ठोस जिसमें अनुप्रस्थ तरंगे संचरित हो सकती हैं, साथ ही साथ अनुदैर्घ्य तरंगे भी संचरित हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं द्रव की और गैस की, तो द्रव एवं गैस में अनुदैर्घ्य तरंगे ही संचरित हो सकती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण नहीं होता है। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्वनि तरंगे हो जाएंगी और भूकंपीय क्या हो जाएंगी, पी तरंगे हो जाएंगी। तो जो भूकंपीय पी तरंगे होती हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में क्या हो सकती हैं, इनका संचरण हो सकता है। वैसे ही जो ध्वनि तरंगे हैं ये भी ठोसों में, द्रव में और गैस में तीनों माध्यमों में इनका संचरण हो सकता है। अब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को पढ़ते हैं। तो हमने तरंगों का एक प्रकार हमने देखा था कि तरंगे मुख्य रूप से माध्यम की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक हो जाएंगी कौन सी, यांत्रिक तरंगे, और दूसरी हो जाएंगी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वो यांत्रिक तरंगे होती हैं, और यांत्रिक तरंगों के संचरण की दिशा तथा माध्यम के कणों के कंपन होने की दिशा के आधार पर दो प्रकार की यांत्रिक तरंगे अनुप्रस्थ
यांत्रिक तरंगें और अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगों को हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उन तरंगों को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें कहा जाता है। अर्थात ये तरंगें ठोस, द्रव या गैस माध्यम न होने पर भी इनका संचरण संभव होता है। अर्थात ये जो तरंगें हैं ये निर्वात में भी क्या कर सकती हैं? गमन कर सकती हैं। तो वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता नहीं होती है तथा जो निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं, उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं इनको गैर यांत्रिक या इन्हें ही क्या बोला जाता है? नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है। साथ ही साथ ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग या जो चाल है वो प्रकाश के समान क्या होता है? समान होता है। और हमें पता है जो प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल है वो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के बराबर होती है, राइट। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं ये भी फिर कई प्रकार की होती हैं जिनको हम इनकी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ के आधार पर इनको विभाजित कर सकते हैं। और ये तरंगें जो हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य का जो परास है वो 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁸ मीटर या इससे क्या होता है? ज़्यादा भी होता है। और चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्घ्य के आधार पर वर्गीकृत करना है, इनका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। यदि अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी तरंग दैर्घ्य के आधार पर विभाजित कर दें तो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? गामा किरणें हो जाएंगी, राइट। तो अगर हम देखें तो जो गामा किरणें हैं, यहां से लेकर अगर हम देखें तरंग दैर्घ्य, इन किरणों की जो तरंग दैर्घ्य है वो इससे इस ओर क्या है? बढ़ती चली जा रही है। अर्थात अगर हम देखें तो हाँ, जो गामा किरणें हैं, गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁻10 मीटर की ओर होती है। तो गामा किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सभी विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य में सबसे कम होती है, 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻10 के बीच में होती है। और जो गामा किरणें हैं ये कैथोड किरणों से ही क्या होती हैं? उत्पन्न होती हैं। फिर हो जाएंगी यहाँ पर एक्स किरणें हो जाएंगी, राइट। फिर परावैगनी विकिरण हो जाएगा, फिर दृश्य प्रकाश तरंगें हो जाएंगी, अवरक्त तरंगें, सूक्ष्म तरंगें और रेडियो तरंगें हो जाएंगी, राइट। तो दरअसल आपने यहाँ पर अगर हम देखें तो जो गामा किरणें, राइट, गामा किरणें, इसमें से गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य, गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। साथ ही सभी तरंगों में सबसे अधिक जो वेधन क्षमता होती है, राइट, वेधन क्षमता जिन तरंगों की होती है वो कौन सी होती हैं? गामा किरणें होती हैं। और गामा किरणें ठोस, द्रव, गैस और ठोस में भी स्टील, मोटी स्टील की जो पत्थर होता है उसको भी ये वेध देती हैं, इसलिए गामा किरणें मनुष्य के लिए हानिकारक मानी गई हैं। फिर एक्स किरणें जो कि कैथोड किरणों से उत्पन्न होती हैं, एक्स किरणें भी, एक्स किरणों की जो तरंग दैर्घ्य है वो गामा किरणों से कम होती है, परंतु इनकी जो वेधन क्षमता है वो गामा किरणों से कम, परंतु अन्य किरणों से क्या होती है? अधिक होती है। यही कारण है कि जो एक्स किरणें हैं वो ठोस, स्टील या हड्डियों से तो पार नहीं हो पाती हैं, परंतु मांस से ये पार हो जाती हैं। यही कारण है कि इन तरंगों के
जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा डायग्नोस्टिक में होता है। हमारी हड्डी टूट जाती है तो हम एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो तरंगें हमारे मांस से तो आर पार निकल जाएंगी, लेकिन हड्डी से ये आर पार नहीं निकल पाती हैं। फिर हो जाएंगी परावैंगनी विकिरण, और यह तो आपको पता ही है कि जो परावैंगनी विकिरण है वो हमारे लिए जो है फायदेमंद भी होता है और नुकसानदायक भी होता है। जो कम तरंग दैर्घ्य का परावैंगनी विकिरण होता है वो हमारे शरीर को त्वचा कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। इसीलिए ओजोन परत की जो क्षरण है या ओजोन परत ना होने से ये जो परावैंगनी विकिरण है ये पृथ्वी पर पहुंचता है और जिससे त्वचा कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। वहीं जो अधिक तरंग दैर्घ्य वाला परावैंगनी विकिरण होता है वो विटामिन डी के निर्माण में भी हमारी सहायता करता है। फिर दृश्य प्रकाश किरण है। दरअसल हमारी जो आंखें हैं, हमारी आंखें सेंसिटिव केवल और केवल इस तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को देखने के लिए है, राइट। 3.8 10 की गुणित -7 मीटर से लेकर 7.8 10 की घात -7 मीटर के बीच का जो विकिरण होता है उसको दृश्य प्रकाश कहते हैं। और हमारी आंखें दरअसल इसके लिए सुग्राही या सेंसिटिव होती हैं, इसलिए हम दृश्य प्रकाश को देख सकते हैं। फिर जो परावैंगनी विकिरण होते हैं इसमें कीटाणुओं को मारने की क्षमता होती है, इसलिए परावैंगनी विकिरणों का जो मैक्सिमम प्रयोग है वो ऑपरेशन थिएटर को कीटाणु मुक्त बनाने में या डॉक्टरों के जो पुर्जे हैं उनको साफ करने में, ऑपरेशन थिएटर की सफाई में किया जाता है। और जो अवरक्त विकिरण होता है जिसका जो आवृत्ति परास है वो 7.8 10 की घात -7 मीटर से अधिक होता है। ये दरअसल क्या है, इनमें उष्णता का गुण होता है। यही कारण है कि जो अवरक्त विकिरण है उसकी वजह से ही वस्तुएं क्या होती हैं, गर्म होती हैं। और इनका प्रयोग दरअसल इनमें उष्णता का गुण होता है। यही कारण है कि इनका प्रयोग जो रात में देखने वाले गॉगल्स होते हैं उनमें किया जाता है, ताकि रात में ह्यूमन मनुष्य की जो गर्मी होती है उसको ये आसानी से पहचान लेते। इसलिए रात में कहाँ पर कितने सोल्जर हैं या कहाँ पर क्या है उनमें देखने के लिए अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर हो जाएंगी सूक्ष्म तरंगें जिनका प्रयोग प्रसारण में किया जाता है, और फिर हो जाएंगी रेडियो तरंगें जिनका प्रयोग भी रेडियो प्रसारण में किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर तरंग शब्दावली को पढ़ेंगे या तरंग का क्या करेंगे, निरूपण करेंगे। या हमारे सिलेबस में मेंशन है कि ध्वनि से संबंधित शब्दावली जिसमें तरंग का आयाम हो जाएगा, तरंग लंबाई हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी, आवर्त काल हो जाएगा, उस सब को हम बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा आयाम, और ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है या 5 नंबर में भी ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। ध्यान रखें, अगर ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है तो सीधा इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और यदि 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है तो विद डायग्राम हमको इसको उत्तर में लिखना है। यदि आप डायग्राम को पुट नहीं करेंगे या नहीं बना के आएंगे तो आपके मार्क्स जरूर ही कटेंगे। तो आयाम क्या होता है, देखिए अभी तक हमने 2 प्रकार की तरंगों को पढ़ लिया है। एक पढ़ लिया है कौन सी, अनुदैर्घ्य तरंगें, और दूसरी क्या हो जाएंगी, अनुप्रस्थ तरंगें हो जाएंगी। तो अनुदैर्घ्य तरंगों की अगर हम यहाँ पर चित्र बनाएं, जैसे ये यहाँ पर सीधा चित्र के लिए स्पेस है, तो देखिए जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें हमें पता है कि ये इस तरीके से प्रोपोगेट होती हैं, राइट। वहीं जो अनुप्रस्थ तरंगें इस तरीके से, और जो अनुदैर्घ्य तरंगें हैं वो इस तरीके से, संपीड़न और क्या हो जाएगा, विदलन। फिर क्या होगा, विदलन, फिर क्या होगा यहाँ पर संपीड़न, इस तरीके से। तो जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं, अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण की दिशा माध्यम के कणों के कंपन होने की दिशा की क्या होती है, लंबवत होती है। और जब तरंग संचरण होता है तो आयाम क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए तरंग संचरण में माध्य स्थिति, और इसकी माध्य स्थिति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो तरंग संचरण में तरंग अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितनी क्या होती है,
विस्थापित होती है। और मैंने बताया था कि विस्थापन यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि भाई विस्थापन तो माध्य स्थिति से यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, और जो विस्थापन है वो किसी भी वस्तु की, राइट, अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। इसीलिए जब भी आप इसका जो है उत्तर लिखें तो विस्थापन जो है अधिकतम विक्षोभ या अधिकतम विस्थापन। तो तरंग के संचरण में तरंग अपनी माध्य स्थिति से जितनी अधिक क्या होती है, विस्थापित होती है, यहां से लेकर यहां तक या यहां से लेकर क्या यहां तक, इस अधिकतम विस्थापन को ही क्या कहा जाता है, तरंग का आयाम कहा जाता है। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है, राइट। या फिर यहां से लेकर जो है यहां तक, राइट, ये इसका क्या हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा, राइट। और या फिर ये इतना क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो तरंग संचरण की गति में या तरंग के संचरण होने में तरंग अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितनी विस्थापित होती है, उस विस्थापन को ही क्या कहते हैं, तरंग का आयाम कहते हैं। और चूंकि अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं, इसीलिए इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसका SI मात्रक मीटर होता है और इसको A से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, राइट। अब अगले आ जाते हैं तरंग दैर्घ्य। देखिए तरंग के संचरण होने पर अब ये जो तरंग दैर्घ्य की दरअसल यहाँ पर आपको दो परिभाषाएं देनी पड़ेंगी और दोनों परिभाषाओं को बहुत अच्छे से समझना, और ये एग्जाम में हमें दोनों परिभाषाएं जो है दरअसल देना जरूरी है। क्योंकि जो यांत्रिक तरंगें हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक कौन सी हो जाएंगी, अनुप्रस्थ तरंगें, और दूसरी कौन सी हो जाएंगी, अनुदैर्घ्य तरंगें हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वो सुरंगों एवं गर्तों के बीच में क्या करती हैं, सुरंगों, जो अनुप्रस्थ तरंगें हैं वो सुरंग एवं गर्त के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। तो वहीं अनुदैर्घ्य तरंगें संपीड़न एवं विरलन के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सीधी सी बात है कि यहाँ पर तरंग गति में समान कला का मतलब क्या हुआ, ये ऊपरी कला हो गई, तो ये भी जो है ये एक समान कला में है। फिर ये जो निचली वेव है ये और ये क्या होंगी, एक समान कला होगी, क्लियर। तो तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों की बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और तरंग दैर्घ्य जो है अगर हम देखें अनुप्रस्थ तरंगों में, तो अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत, जैसे ये यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य। तो दो क्रमागत के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तो दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत क्या हो जाएगा, गर्त। तो अनुप्रस्थ तरंग में दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत जो है किसके, गर्तों की बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। वहीं अनुदैर्घ्य तरंग में आप समझें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर संपीड़न हो जाएगा। तो इस संपीड़न से लेकर इस संपीड़न के बीच में यहाँ पर जो है इसको क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य कहेंगे। या फिर अगर हम देखें विरलन में, तो विरलन की जो है ये पीक वैल्यू हो जाएगी और इसकी पीक वैल्यू ये, तो इस तरीके से ये हो जाएगी, राइट। तो अनुप्रस्थ तरंग में दो क्रमागत सुरंगों एवं दो क्रमागत गर्तों की बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। वहीं जो अनुदैर्घ्य तरंग है उसमें दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। और दरअसल इसमें भी हम क्या मेजर कर रहे हैं,
दूरी, इसीलिए इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर, और इसको किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से दर्शाते हैं, राइट। चलिए अब हो जाएगा, अगला हो जाएगा आवर्तकाल। तो किसी भी तरंग को या ध्वनि को अपना एक दोलन या एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे ही क्या कहा जाता है, तरंग का आवर्तकाल कहा जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे अनुप्रस्थ तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग में किसी भी कण को अपने एक सुरंग से लेकर दूसरे सुरंग तक पहुंचने में जितना क्या लगेगा, समय लगेगा, राइट। इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। या फिर जैसे हमने कहा कि भाई तरंग का जो कण है वो यहां से लेकर यहां तक ये दूरी करता हुआ फिर ये क्या हो जाएगा, एक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, दोलन हो जाएगा या एक चक्र हो जाएगा। या फिर इसमें भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से अब देखिए यहां से तरंग ने चलना शुरू किया और इस तरीके से यहां तक, तो यहां का जो समय है वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल, राइट। तो तरंग को अपना एक दोलन या एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे ही क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि एक सुरंग से लेकर दूसरे उसी कला में समान सुरंग तक पहुंचने में जितना समय लगेगा वही क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। तो आप इसको कैसे भी मेजर कर सकते हैं। अगर यहाँ से मेजर करते हैं तो तरंग यहाँ से चलती हुई जब तक अपनी माध्य स्थिति पर पहुंच जाएगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में जितना समय लगेगा वो तरंग का आवर्तकाल होगा। या फिर एक सुरंग से लेकर माध्य स्थिति से होती हुई पुनः उसी सुरंग की स्थिति में पहुंचने में जितना समय लगेगा वो आवर्तकाल होगा। या फिर एक गर्त से लेकर ये चलना शुरू होगी और दूसरी उसी कला में समान गर्त तक पहुंचने में जितना समय लगेगा वो क्या होगा, आवर्तकाल होगा, राइट। या फिर जैसे हमने कहा कि एक संपीड़न और एक विरलन, एक संपीड़न और एक विरलन से एक दोलन पूरा हो जाएगा और उसी एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि किसी भी तरंग या फिर अगर ध्वनि का कहें तो किसी भी तरंग या ध्वनि को एक दोलन या एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे ही उस तरंग का क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और इसको टी से प्रदर्शित करते हैं, राइट। और इसका मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। अब हम यहाँ पर आवृत्ति को समझते हैं। तो आवृत्ति क्या होती है, एक सेकेंड में तरंग के द्वारा पूरे किए गए दोलनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि ये क्या हो जाएगी, एक अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगी। और ये अनुदैर्घ्य तरंग जैसे हमने लिया कि ये एक तरंग है जो कि जिसको हम नाम ले लेते हैं वेव 1, और ये तरंग जो है एक सेकेंड में अपना एक दोलन पूरा करती है, राइट। तो यहाँ पर एक सेकेंड में कितनी, 2 चक्र जो है वो पूरा का पूरा कर लेती है। या फिर हमने कहा कि एक तरंग है यहाँ पर जो कि एक सेकेंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 चक्र, राइट, एक सेकेंड में और एक सेकेंड में। तो कुल मिलाकर देखिए कि प्रति सेकेंड में या एकांक सेकेंड में कोई भी तरंग जितने चक्र या जितने दोलन या जितने कंपन पूर्ण करती है उन दोलनों की, कंपनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ये यहाँ पर जैसे 2 वेव हो जाएंगी। अब समझिए यहाँ पर एक सेकेंड में, भाई एक सेकेंड में यहाँ पर एक तरंग जो है वो एक सेकेंड में 2 चक्र पूरा जो है एक सेकेंड में 2 चक्र पूरा कर रही। यहाँ पर दरअसल मैंने डायग्राम बना दिया है
एक का। जैसे मैंने कहा कि ये जो एक तरंग है ये 1 सेकेंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने एक चक्र ही पूरा किया, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 1 हर्ट्ज हो जाएगी, क्योंकि इस तरंग ने 1 सेकेंड में एक दोलन या एक कंपन को पूरा किया है, तो इसकी आवृत्ति होगी 1 हर्ट्ज। वहीं पर ये जो दूसरी तरंग है इसने 1 सेकेंड में कितने, देखिए 1, फिर यहाँ तक 2 और यहाँ तक 3, इसने 1 सेकेंड में 3 चक्र पूरे किए हैं, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 3 हर्ट्ज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर एकांक समय में, 1 सेकेंड में या एकांक समय में पूर्ण किए हुए दोलनों या कंपनों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं, राइट। और या फिर हम कह सकते हैं कि तरंग संचरण में कोई भी तरंग 1 सेकेंड में जितने भी दोलन पूरा कर लेती है उन दोलनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, राइट, और इसको दर्शाते हैं न्यू से, एन से या एफ से। तो जो अगर आप पुस्तकें देखेंगे तो वर्तमान समय में एन या फिर न्यू या फिर एफ के द्वारा फ्रीक्वेंसी को दर्शाया जाता है, राइट। तो ये आप यहाँ पर इस तरीके से अगर डायग्राम बनाते हैं कि 1 सेकेंड में 1 चक्र तो फ्रीक्वेंसी होगी 1 हर्ट्ज, 1 सेकेंड में 3 चक्र तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कितनी, 3 हर्ट्ज हो जाएगी। साथ ही साथ एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति बराबर होता है क्या, 1/, आवर्तकाल। भाई सीधी सी बात है, आवर्तकाल क्या होता है कि 1 सेकेंड में किसी भी तरंग को संचरण करने के लिए जितने कोई भी तरंग एक चक्र पूरा करने में जितना समय लेता है उस तरंग के उसी समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और 1 सेकेंड में एक तरंग जितने दोलन पूरा कर लेती है उसको ही उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अगर आवर्तकाल अधिक होगा तो आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। यहां से समझिए, यहां पर जो है आवर्तकाल ज्यादा है, भाई एक तरंग को एक चक्कर पूरा करने में 1 सेकेंड लग रहा है तो उसकी आवृत्ति क्या हुई, 1 हर्ट्ज। और यहां पर एक तरंग को 1 सेकेंड में 3 चक्र या 1 सेकेंड को पूरा करने में 1/3 समय लग रहा है, इसलिए इसकी आवृत्ति भी क्या होगी, 3 हर्ट्ज होगी। तो जब आवर्तकाल क्या होगा, अधिक होगा तो आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। और जब आवर्तकाल का मान क्या होगा, कम होगा तो आवृत्ति क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ पर आवर्तकाल कितना, 1/3, इसलिए इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। और इसको गणितीय फॉर्मूला में लिखें तो न्यू बराबर होता है 1/T, या फिर न्यू और टी बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये भी हो सकता है आपसे कभी प्रश्न में पूछ लिया जाए कि आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति बराबर होता है 1/ आवर्तकाल, इसलिए न्यू टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर हम समझते हैं यहाँ पर तरंगों की चाल, तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल को समझते हैं। देखिए, यदि एक तनी हुई डोरी या तार में तनाव T हो तथा डोरी की प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या हो, m हो, तो अनुप्रस्थ जो तरंग है उसकी चाल क्या होगी, v = हो जाएगा T, और T यहाँ पर क्या है, तनाव, तो तनाव बटे क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट की अनुप्रस्थ तरंग है उसकी चाल हो जाएगी। अब हम समझते हैं यहाँ पर अनुदैर्घ्य तरंग की चाल। जो अनुदैर्घ्य तरंग है, यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग हमें पता है केवल ठोस में या तनी हुई डोरी में ही प्रोपोगेट हो सकती है। वहीं जो अनुदैर्घ्य तरंग है वो ठोस, द्रव या गैस तीनों माध्यमों में संचारित हो सकती हैं। इसीलिए अगर जो अनुदैर्घ्य तरंग है अगर वो गैस में क्या हो रही हो, संचरण कर रही हो, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा V = P/D, जहां पर G क्या है, P क्या है, गैस का प्रारंभिक दाब है, और D जहां पर क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, राइट। और ये जो समीकरण है, कहने का मतलब अगर हम देखें तो यांत्रिक तरंगों की जो काल है अनुदैर्घ्य तरंगों की, तो वो तरंगों की चाल, राइट,
टी, तो तरंगों की चाल का जो तनाव है, तरंगों की चाल तनाव टी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक ये, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बी, और दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ पर हमने देखा कि दाब समानुपाती है, यहाँ पर क्या है, तनाव समानुपाती है। या कुछ जो गैसें हैं द्रव, या अगर हम बात करते हैं द्रव की या गैस की, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक या क्या हो जाएगा, बी, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तथा दाब, इन सब के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। वहीं प्रति एकांक लंबाई एम अथवा घनत्व, इसमें यहाँ पर ये क्या लिखा है, घनत्व है, इसमें यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान है, तो हमेशा लंबाई एवं घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और वहीं दाब है, तनाव है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है या यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, इनके समानुपाती होती है। तो ये हमने यहाँ पर तरंगों को और तरंगों से संबंधित शब्दावली को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।